इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेईई में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंडक्टर जो होगा उसमें बैटरी बनेगी कैसे। अब देखिए करंट इधर आ रहा है, करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। जब इसमें पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाने टाइम आप जानते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता है, n×n-1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे टोटल कितने पेयर बन जाएंगे आप लोग देखिए इसको, और जो भी ट्रिक्स इसमें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। हेलो बच्चों, दिस इज मयंक त्रिवेदी। तो आपका नीट का एग्जाम 2026 का बहुत ज़्यादा करीब है, अब 10 दिन भी नहीं बचे हैं। तो आप सब लोग बहुत मेहनत करे हैं पूरे साल और पूरी आपने दम लगाई है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। आपकी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ नीट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन आने की चांसेस रहती हैं हमेशा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये एक बार स्लाइड जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन रेजिस्टेंस आर। इस रेजिस्टेंस आर में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो आप जानते हैं कैसा है ये जो क्वेश्चन है, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये बेस्ड है लेंज लॉ पे। लेंज लॉ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखना जरूर है। अब देखिए जब मैग्नेट पास आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी, क्योंकि नॉर्थ जब पास आता है तो नॉर्थ आ जाता है। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ से एन से लेके एल तक जा रहा होगा करंट। तो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो एन से एल फ्लो कर रहा होगा, सही है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फोर्स आपको दिया गया है क्यू वी क्रॉस बी। अब आपको क्या दिया गया है, इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी की वैल्यू आपको दी है बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, जहां पे क्यू की वैल्यू आपको 1 दी गई है। तो आपसे कह रहा है वेलोसिटी की वैल्यू आपको दी है, फोर्स की वैल्यू आपको दी है, आपसे कह रहा है कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर बी वेक्टर निकालिए, बी वेक्टर के लिए कंप्लीट एक्सप्रेशन निकालिए। तो आप देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, वेक्टर की फॉर्म में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ खेलते हैं कि मैथ्स वाला पार्ट ज्यादा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे आप लोग थोड़ा सा डर जाएं और आप लोग अच्छा ना कर पाए। तो कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स के टर्म दिख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन है ये फिजिक्स से। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स वेक्टर किसके बराबर दिया गया है, क्यू वी क्रॉस बी, है ना, वी क्रॉस बी होता है। अब यहाँ पे आपको एफ दिया ही गया है, कितना दिया गया है, 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप, ठीक है। और क्यू की वैल्यू आपको 1 दी गई है, क्यू की वैल्यू 1 रख देंगे, ये देखिए गिवन है। तो वी क्रॉस बी निकालना है, तो वी भी आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, वी वेक्टर लिख देंगे। वी वेक्टर आपके पास दिए ही है 2 4 6, और जो बी दिया गया है वो दिया गया है बी 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 नॉट, ठीक है, ये दिया गया है बी 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 नॉट। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको बी और बी नॉट की इक्वेशन मिलेंगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आई वाले को आई वाले से कंपेयर करेंगे, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से, वहां से बी और बी नॉट की वैल्यू निकल आएगी और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बी बी नॉट की वैल्यू आए, जैसे ही आई वैसे यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा बी वेक्टर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को ऐसे करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेईई में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का क्वेश्चन भी आपको याद करना है, कि मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वेश्चन नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे लिखा है ए बी और सी, ये हमारे पास 3 वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है। क्वेश्चन में बोला है कि तीनों वायर में करंट की डायरेक्शन सेम है। तो आपसे कह रहा है कि जो ये वाला वायर है बी वाला, इस पे आपको ये बताना है कि नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या होगी। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी। यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट है,
एक तो ऐसे लगा रहा होगा, ठीक है, और एक फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन बेसिकली परपेंडिकुलर ही होगी दोनों की वजह से, क्योंकि या तो ये दोनों करंट है सेम डायरेक्शन में, ये दोनों करंट है सेम डायरेक्शन में, ये इधर कहीं लगा रहा होगा, ये इधर कहीं लगा रहा होगा, दोनों 90 डिग्री में है। दोनों जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। और देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो भी होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ और यहाँ पे जो भी होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके निकलेगा, और जो आंसर आएगा वो हम लोग लिख देंगे। इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा। इसको आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको देखना है सॉल्व करें तो आप बेसिकली यही हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वजह से करंट तो सेम ही है, तो दोनों की वजह से जो फॉर्मूला आएगा वो तो यही आएगा। बस नेट निकालो तो √2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो √2 म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी। √2 से इसको कैंसिल किया, √2, ये आ गया म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई √2 पाई डी, और I1 I2 बराबर दिए हैं आई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल आता है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग coordinates of a particle moving in xy plane vary with time as x बराबर 4t square y बराबर 2t, the locus of the particle will be। locus के क्वेश्चन बहुत सारे कई बार पूछे जाते हैं। ट्रेजेक्ट्री, बेसिकली इसमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन चाहिए होती है, और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन का मतलब ये होता है कि y और x में रिलेशन आपको फाइंड करना होता है। y और x का रिलेशन ही आपको बताता है कि उसका लोकस कैसा होगा, यानी कि उसका पाथ कैसा होगा, जैसे कि आप पैराबोला में करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं, ठीक है। 4t स्क्वायर एक्स बराबर 4t स्क्वायर वाई बराबर 2t, सही है, एक्स बराबर 4t स्क्वायर और वाई बराबर 2t। तो अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं, y/2 हो जाएगा, ये उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो x बराबर वाई स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, पाथ जो होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, परवलय, ठीक है, परवलाकार। अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिए यहाँ पे वेवलेंथ दी गई है, एक्सरे की दी गई है, इंफ्रारेड की दी गई है, माइक्रोवेव की दी गई है, गामा रेस की दी गई है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर से तो आप 4 नंबर पक्का कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला हो जाता है जिसमें ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी पूछते हैं रेडिएशन की। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर याद करना होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है यहाँ पे, माइक्रोवेव की, फिर इंफ्रारेड की, फिर एक्सरे की, फिर गामा रे की। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमेबिलिटी और परमिटिविटी आपको गिवन है। तो आपसे क्या कहा गया है, आपसे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, कह रहा है कि किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी आपको गिवन है। आपसे कह रहा है कि अगर लाइट जाएगी उस मीडियम में तो उस मीडियम में उस लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं कि जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी c/√μr एप्सिलॉन r, और ये आपको गिवन ही है। तो c/√1 इंटू 1.44 यानी कि 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1.4 का अंडर रूट 1.2, इससे कैंसिल करेंगे 2.5, तो 2.5 इंटू 10⁸ पर सेकेंड, ठीक है, सही है क्या। चलो अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि स्क्वायर लूप है ऑफ वायर ऑफ साइड L इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड कैपिटल L, the loops are coplanar and their centers coincide, the mutual inductance of the system is proportional to। ऐसे टाइप का आपने क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, आपने सर्कुलर कॉयल वाले देखे होंगे, एक कॉयल है उसके अंदर एक छोटी सी कॉयल है, तो आपसे पूछता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए तो बस आपको सीधे सीधे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, फाई इज इक्वल टू mi, ठीक है, फाई इज इक्वल टू mi। अब यहाँ पे क्या है, देखो दो लूप है, एक बड़ा स्क्वायर लूप, एक छोटा स्क्वायर लूप। छोटा स्क्वायर लूप इतना छोटा है कि उसकी लेंथ लगभग बड़े लूप से बिल्कुल ना के बराबर, तो इसको एक पॉइंट साइज मान सकते हैं क्या, है ना, इसको क्या मान सकते हैं, पॉइंट साइज ही मान सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, आपसे क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है कैपिटल M, इसकी वैल्यू क्या होगी। फाई किसके बराबर होता है, फाई जो होता है वो BA के बराबर। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपको पता है कि जो फ्लक्स देखते हैं वो दूसरे कॉइल में देखते हैं, ठीक है, और जो करंट होता है वो दूसरी कॉइल का होता है।
तो अगर हम लोग करंट इसमें मान लें I2 और फ्लक्स इसका मान लें I1, तो phi 1 लिख दें, इसको I2 लिख देते हैं। अब फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले की होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, इसके कारण, और एरिया इसका होगा क्योंकि फ्लक्स इसमें देखना है, तो एरिया छोटे लूप का, इसको A1 लिख देते हैं ना, छोटे लूप का एरिया A1 इज इक्वल टू MI2। अब B2 की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 4 पाई डी। अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे वायर हैं, 4 वायर, तो अब इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा जाएगा यहाँ पे इस लूप में। तो अब ये जो लूप है तो बहुत छोटा है, तो इसको पॉइंट मान सकते हैं, तो मतलब ये सेंटर ही है, तो सेंटर पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इन 4 वायर की वजह से वही फील्ड इससे पास कर रही होगी। अब सेंटर पे फील्ड कैसे निकालेंगे, मान लो इसको एक पॉइंट, ठीक है, अगर इसको एक पॉइंट मान लिया तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया तो ये और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा 45, ये हमारा एंगल हो जाएगा 45। किसी फाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी म्यू नॉट आई, ठीक है, कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है, और साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि साइन 45 प्लस साइन 45 कितना हो गया √2, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया छोटे वाले कॉइल का कितना होगा, L² इज इक्वल टू M इंटू I2 से तो I2 कैंसिल हो गया। अब ये जो D होगा, D की जगह क्या लिख सकते हो, D तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो बड़े वाले लूप की होगी आधी लेंथ L/2, मतलब इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं, कैपिटल L/2 लिखने वाले हैं। तो आप देखिए तो L² L के प्रोपोर्शनल हो जाएगा M, ठीक है, तो L² L के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिखा है भाई, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या दिया गया है, करंट की वैल्यू आपको दी गई है T+2, यहाँ से करंट निकाल देंगे, कब निकालना है, T बराबर 0 पे, T बराबर 0 जब यहाँ पे रखेंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा, 2 एम्पेयर आ जाएगा। अच्छा di/dt निकालें तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और LdI/dt कितना आ जाएगा, LdI/dt भी 1 आ जाएगा क्योंकि L की वैल्यू आपको 1 दी गई है। अब देखो ये क्यों निकाला है, इसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर लगा है, तो इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो तो यही आता है LdI/dt। तो सबसे पहले देखिए इंडक्टर जो होगा उसमें बैटरी बनेगी कैसे। अब देखिए करंट इधर आ रहा है, करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो मतलब इस तरफ करंट बढ़ रहा है, अगर इस तरफ करंट बढ़ेगा तो इंडक्टर इसको अपोज करना चाहेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इसका मतलब इंडक्टर बैटरी ऐसे लगाएगा, और उस बैटरी का EMF कितना होगा 1 वोल्ट, जो कि यहाँ पे निकला है, ठीक है। तो अब देखिए बी से ए की तरफ चलना शुरू करते हैं, बी से चलेंगे तो क्या होगा, VB यहाँ कितना हो गया -10, यहाँ कितना हो गया +1, यहाँ कितना हो गया, ये हो गया, देखो करंट इधर और उल्टा चल रहे हैं तो प्लस कितना 6, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना है 3 और करंट कितना है 2, 3 to the 6 इज इक्वल टू VA, क्या हो जाएगा भाई, VA माइनस VB इज इक्वल टू -3 वोल्ट, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये पार्टिकल है जिसको रिलीज करते हैं, ठीक है, और कह रहा है फाइंड द स्पीड व्हेन दे रीच इनफाइनाइट, पहले r डिस्टेंस से रिलीज करते हैं, फिर ये इनफाइनाइट पहुंचेगा तो आपको बताना है कि ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन में दो चीज़ें होंगी, पहली चीज़ आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन इसलिए करेंगे क्योंकि आप देखें अगर इस पूरे सिस्टम पे तो नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 कैसे है कि जितनी ये इस पे फोर्स लगा रहा है उतनी ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम तो 0 है और मास दोनों का सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा mv1, मान लो फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 हो गई और इसकी कितनी हो गई v2 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, इसका मतलब m कैंसिल हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू -v2, इसका मतलब फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ये पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें F एक्सटर्नल 0 है इस पूरे सिस्टम पे, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ही प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली अगर देखें तो वो हो जाएगी KQ² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R, ठीक है, प्लस यहाँ पे इनिशियली अगर आप देखें ध्यान से तो ये तो हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, और फाइनली क्या हो जाएगा ½ mv² प्लस ½ mv², क्योंकि फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो v लिख दिया दोनों की वेलोसिटी को, तो mv² किसके बराबर आ जाएगा, KQ² डिवाइड बाई R, यहाँ से फिर v सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। चलिए
अगला सवाल भाई, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 रॉड बनाए गए हैं, कंपोजिट रॉड है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, इसका 60 है, इसका 60 है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। भाई जंक्शन के टेम्परेचर का फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। क्या फॉर्मूला होता है, K1A1L1 सॉरी K1A1T1 डिवाइड बाई L1 प्लस K2A2T2 डिवाइड बाई L2 प्लस K3A3T3 डिवाइड बाई L3 डिवाइड में क्या हो जाएगा, K1A1 बाई L1 प्लस K2A2 बाई L2 प्लस K3A3 बाई L3। ये 3 रॉड के लिए है। अगर तीनों रॉड आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, तीनों रॉड आइडेंटिकल है, मतलब उसका थर्मल कंडक्टिविटी, उसका लेंथ, का एरिया सब सेम होगा, तो जो फॉर्मूला बचेगा जंक्शन के टेम्परेचर का, वो बचेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड बाई 3। तो T1 प्लस T2 60 60 0 यानी कि 120 डिवाइड बाई 3 यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस। सही है, ये ऑप्शन हो जाए। अगला सवाल देखिए, ये जो सवाल है ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका ये 2025 जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। तो ऐसे टाइप का सवाल पूछ सकता है एनटीए, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि जब ये बाहर निकलेगा तो कितना ये एंगल होगा। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए वी और इस समय की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए वी। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वी बाई वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहले तो वी की बात अगर करें तो वी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि जब ये पार्टिकल एंटर करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी, इधर की तरफ फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड रहेंगी। इसका मतलब वी तो हम जो यहाँ पे होगा, जो निकाल लिया है काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वही यहाँ होगा। तो वी तो आपको पता हो गया। ठीक है, वी निकालने के बाद अगली चीज़ क्या है, वी निकालना है। वी कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता चल जाए तो वी क्या लिख देंगे, AT के बराबर, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी तो है नहीं। अब ए कैसे लिखेंगे, ए लिख देंगे आप लोग क्या, E/m। ठीक है, और इनटू में क्या लिख देंगे, टी कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको गिवन है और लेंथ आपको गिवन है, तो जितनी भी लेंथ गिवन है डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये आपका टाइम आ जाएगा। तो AT करेंगे तो टी की जगह रख देंगे L/V आप निकाल ही चुके हैं, और L आपको दिया है। यहाँ से VY आ जाएगी, यहाँ से VX आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करके tan थीटा निकाल लेंगे, यही आपको निकालना था। ठीक, यही प्रोसीजर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है एक पंप है जो कि वाटर डिलीवर करता है। कह रहा है to obtain n times of water from the same pipe in the same time, by what factor the force of the motor should be increased। कह रहा है कि मोटर को कितना टाइम, मोटर के फोर्स को कितना टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, मोटर के फोर्स को कितने टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा कि जो पाइप से पानी पहले निकल रहा था उसका n टाइम्स पानी निकलने लगे। ठीक है, उसका n टाइम्स पानी क्या होने लगे, निकलने लगे। तो इसका मतलब पहले जो भी था उसका dm/dt वो इन्होंने n टाइम्स कर दिया है ना, dm/dt क्या कर दिया है, n टाइम्स कर दिया है। ठीक है, मतलब जो मास जो पर सेकंड पहले आ रहा था उसका n टाइम्स कर दिया नया जो मास फ्लो रेट है। ठीक है, अच्छा dm/dt होता क्या है, dm/dt बेसिकली होता है रो ए वी, अगर आपको याद हो। ठीक है, क्या होता है, रो ए वी। अब पाइप का एरिया तो चेंज नहीं होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर तो चेंज नहीं होगी, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नई वेलोसिटी हो जाएगी n टाइम्स पुरानी वेलोसिटी। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है dm/dt। ठीक है, dm/dt भी n टाइम्स हो गया, वेलोसिटी भी n टाइम्स हो गई, तो इसका मतलब फोर्स हो जाएगी वो n² टाइम्स हो जाएगी पहले के मुकाबले। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिखा है कि लेमडा बराबर आपको दिया है λ0 x²/L², और आपसे कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड निकालिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेमडा वेरिएबल है तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, dm/dx लिख देते हैं। ठीक है, ये λ0 x² डिवाइड बाई L²। फिर क्या करते हैं, आप जानते हैं, अगर मान लो कि पूरे रॉड को हमने x एक्सिस पे रख दिया तो XCM कैसे लिखेंगे, XCM लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm x डिवाइड बाई इंटीग्रेशन dm, और 0 से लेके L तक इंटीग्रेट कर देंगे। dm की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, dx इंटू λ0 x²/L², यहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर निकालेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अगला सवाल लिखा है, देखिए अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल। क्या सवाल है, कह रहा है कि एक डिस्क है जिसकी रेडियस क्या है r,
ठीक है, उसमें एक सर्कुलर होल बनाया जाता है जिसका डायमीटर r है, यानी कि रेडियस r/2 है। अब आपसे क्या बोला गया है कि हुज रिम पासिस थ्रू द सेंटर इज कट। ठीक है, कह रहा है कि एक पहले तो डिस्क बना लो, फिर क्या करेंगे, इसके डायमीटर से क्या करो, एक क्या कट कर लो, एक छोटी सी डिस्क और कट कर लो। ठीक है, और डिस्क का जो रिम है यानी कि सरकमफ्रेंस वो इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो आपसे क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन निकालिए। तो सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये इसकी रेडियस क्या है r/2, इसकी रेडियस क्या है r। सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो मास हमने इसको कट करके निकाला है, तो अब रिमेनिंग पोर्शन का मास निकाल लो। रिमेनिंग पोर्शन का मास निकालेंगे कैसे, यूनिटरी मेथड से, कि पाई r स्क्वायर एरिया में m मास है, तो पाई r²/4 एरिया में कितना मास होगा, m/4 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, मतलब m/4 मास इससे निकाल लिया है, तो बचा हुआ मास कितना हो जाएगा, 3m/4। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3m/4 मास की वजह से आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे इस पूरी डिस्क का, और उसके बाद क्या करेंगे, ये वाले मास को नेगेटिव मास मान के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे इस एक्सिस के अबाउट। तो पहले इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे m/4 मास का, फिर क्या करेंगे, इसको में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, फिर इस एक्सिस के अबाउट लगाएंगे, निकल आएगा। तो इसका मतलब फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसका जो होगा ये नेगेटिव मास है क्योंकि ये हटा दिया गया है, तो ये माइनस में होगा, और जो 3m/4 की वजह से लेंगे वो प्लस में होगा। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, दोनों को ऐड करने पे आपको रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं। उसके बाद देखिए ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है भाई, जेई में पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है, पीवाईक्यूज में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि पहले एक डिस्क थी I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, उसको I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिस्क के ऊपर रख दिया जो कि ओमेगा से घूम रही थी, तो फाइनल ओमेगा कितना होगा अगर दोनों साथ साथ घूमेंगी। तो इसमें क्या करते हैं, आप लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो पहले क्या था, पहले तो सिर्फ I2 इंटू ओमेगा थी। ठीक है, सॉरी, पहले क्या थी, पहले I1 वाले रोटेट कर रही है ना, I1 इंटू ओमेगा, और इनिशियली वो वाले तो रोटेट कर नहीं रही थी, फाइनली क्या हो, दोनों साथ में रोटेट करेंगी, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश की वैल्यू निकल आएगी I1/I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अब आप देखिए कह रहा है escape velocity आपको दी गई है from the earth surface is v, the escape velocity from the surface of the another planet having radius a 4 times that of earth and mass density will be same। देखो जब mass density सेम होती है उस केस में आप याद रखिएगा कि जो escape velocity होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होती है। तो अगर मान लो कि रेडियस को 4 गुना कर दिया तो उसकी escape velocity भी 4 गुना हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल लिखा है, अगला सवाल ये जो है 4 चार्जेस हैं आपके पास, है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। अब आपसे कह रहा है कि अगर कोई भी दो नेबरिंग चार्ज को जिनके साइन अपोजिट हैं उनको अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसमें कितना वर्क होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। जिन चार्जेस को भी इंटरचेंज कर रहे हैं, जैसे मान लो इसको इंटरचेंज कर दिया इसके साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिख दीजिए। तो पहले जो सिस्टम था उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए पेयर बना के, इसकी 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 इसकी, फिर उसके बाद इंटरचेंज करने के बाद तो इसको इंटरचेंज कर देंगे, मान लो इसको इसको इंटरचेंज कर दिया, इधर प्लस क्यू हो गया, इधर प्लस क्यू हो गया, इधर माइनस क्यू हो गया, इधर माइनस क्यू हो गया। तो उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए सिस्टम की, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वर्क डन होता है। ठीक है, तो इससे कर लेंगे। चलिए अगले टाइप का सवाल, भाई ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बच्चे पगला जाते हैं। क्यों पगला जाते हैं, पगला इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 8 चार्जेस हैं, और आप जानते हैं पेयर जब बनाएंगे, अगर किसी ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है तो जब इसमें पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाने टाइम आप जानते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, 28 पेयर बना देंगे। 28 पेयर लिखने में तो हालत खराब हो जाएगी भाई, 28 पेयर लिखने में हालत खराब हो जाएगी। तो इसके लिए ट्रिक है भाई, स्पेशल ट्रिक आप लोगों के लिए। क्या ट्रिक है, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हो उसको 2 से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई किसी भी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, यही आंसर होगा, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता, यही आंसर होगा।
इसमें आपको 28 पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एन यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस है, और जो U1 है ये क्या है, किसी भी एक चार्ज की, है ना, किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल लिखा है कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं, √3Q माइनस √3Q एंड √3Q। आपसे कह रहा है कि वो प्लेस करे हैं vertices of equilateral triangle of side L. How much work will be done in displacing a point charge Q from midpoint of the side containing √3Q and minus √3Q to the center of the triangle? अगर आप एक ट्रायंगल लें तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, √3Q माइनस √3Q और √3Q। अब आपसे क्या कह रहा है कि √3Q और माइनस √3Q के बीच में एक चार्ज है स्मॉल q। इसको यहाँ से सेंटर पे लाने में, सेंट्रॉइड पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो पहले यहाँ पे चार्ज रखा है तो पहले इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ निकाल लीजिए, ठीक है। पहले क्या करिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, फिर क्या करिए, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए सेंटर पे, फिर क्या करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वही फॉर्मूला लगेगा जो पहले लग रहा था। ये देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो तो और इस टाइप के क्वेश्चन जब तक नीट नहीं हो जाता हम कोशिश करेंगे कि अपलोड कराए जाएं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, एक स्फेयर है, यहाँ A, B, C और D पॉइंट्स हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करो। सबसे पहले A और B पॉइंट पे कंपेयर करते हैं। तो क्या B और A दोनों पे जो इस प्लेट की वजह से फील्ड होगी वो इधर होगी, इस प्लेट की वजह से फील्ड किधर होगी, इधर। अच्छा, ये जो प्लेट की वजह से फील्ड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, तो जो जहाँ पे होगी वही यहाँ पे भी होगी, है ना, या फिर जो इस प्लेट की वजह से यहाँ पे होगी उस प्लेट की वजह से भी यहाँ पे वही होगी। तो क्या डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम ही होगी ना, ये तो कैंसिल हो जाएगी। तो बची किसकी, स्फीयर की। और ऐसी ए पॉइंट पे भी कैंसिल हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो स्फीयर के लिए वजह से बचेगी। अब स्फीयर से ये वाला पॉइंट जो है, ए वाला पॉइंट वो पास है और स्फीयर से ये वाला पॉइंट दूर है। इसका मतलब जो पास होगा उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जो दूर होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन ई बी, ये पहली चीज आ गई। दूसरी चीज देखिए, अगर सी पॉइंट और डी पॉइंट पे कंपेयर करें तो सी पॉइंट और डी पॉइंट पे कंपेयर करेंगे तो सी पॉइंट पे इसकी वजह से और इस प्लेट की वजह से तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉइंट पे इस प्लेट और इस प्लेट की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इधर। अब देखो ये वाली फील्ड तो दोनों के लिए सेम है। अब बचा स्फीयर का, ठीक है, तो स्फीयर में की फील्ड अगर दोनों के लिए अलग अलग आ गई तो फील्ड अलग अलग होगी, नहीं अगर इक्वल आ गई तो इक्वल होगी। अब स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे देखो तो क्या होगा, ये पॉइंट तो इसके पास है, इसका मतलब स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड ज्यादा होगी और इधर की तरफ होगी। और यहाँ जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट स्फीयर से दूर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, स्फीयर की वजह से फील्ड कम होगी। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ED इज ग्रेटर देन EC। तो इसका मतलब EC इज नॉट इक्वल टू ED एंड E इज ग्रेटर देन EB। तो ये रहा बच्चों आज के हमारे बीच क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग देखिए इसको, और जो भी ट्रिक्स इसमें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026।